गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल में आपका जो अध्याय चल रहा था, अध्याय 4 कृषि, इसका भाग 1 इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब है इसका भाग 2। इसमें देखेंगे भाग 1 में हम लोगों ने कृषि किसे कहते हैं, कृषि किस प्रकार से की जाती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इसमें एक निर्वाह कृषि है और एक है वाणिज्य कृषि। तो हम लोगों ने निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ लिया था। एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसमें परिवार के लोग ही उनकी जो भूमि होती है, खेती होती है, वो उसमें पूरे सहयोग से, पारिवारिक सहयोग से उसकी खेती की जाती है। और खेती करने के बाद जो अनाज का उत्पादन होता है, वो अनाज का उत्पादन अपने परिवार के निर्वाह के लिए ही किया जाता है। और इसको उसमें बाजार में ले जाकर बेचने का काम नहीं होता। मतलब हम अपने परिवार के निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब उसी के आधार पर देखेंगे। अब हम लोग इसमें 2 प्रकार था निर्वाह कृषि में। तो निर्वाह कृषि का जो 2 प्रकार था उसको भी मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से। इसमें एक गहन कृषि था और एक था आपका इसमें आदिम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि था। ये 2 प्रकार थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वैसे तो साधारण बोलचाल की भाषा में वाणिज्य अगर कहते हैं तो हम लोग जो व्यापार के माध्यम से किया जाता है, जो कृषि व्यापार करने के माध्यम से किया जाता है, उसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। और ये वाणिज्य कृषि में जिसमें देखोगे अधिक उत्पादन के लिए इसमें आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और बड़ी भूमि होती है। इसमें अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है। और फिर जब अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाता है तो उसको इकट्ठा करके मंडी में या बाजार में व्यापारी लोग के पास ले जाकर लोग बेचते हैं। व्यापार करने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसको हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। अब इसी में देखते हैं हम लोग वाणिज्य कृषि। आपकी पुस्तक में देखेंगे वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें जो वाणिज्य कृषि है इसमें पशुपालन भी आता है, क्योंकि कृषि के माध्यम से अगर हम लेते हैं तो इसमें मत्स्य पालन, कृषि वनोपज और पशुपालन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें व्यापार के माध्यम से जो किया जाता है, चाहे वह फसल का उत्पादन किया गया हो या पशुपालन किया गया हो, ये उसको बाजार में ले जाकर बेचने की प्रक्रिया को ही हम वाणिज्य कृषि का नाम देते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें विस्तृत क्षेत्र मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि की जाती है, जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी भी लगती है, अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ऐसे जगह में सिंचाई की व्यवस्था का होना भी अनिवार्य होता है। तब जाकर वहां पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और इसमें रोपण कृषि भी शामिल होते हैं। ये जो वाणिज्य कृषि होते हैं इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें देखेंगे इसमें वाणिज्य अनाज कृषि होता है, दूसरा इसमें मिश्रित कृषि भी होता है और तीसरा है रोपण कृषि भी होता है। तो आज हम लोग इसका जो 3 प्रकार है, जिसमें वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे वाणिज्य कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि क्या है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसल वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। मतलब यहाँ फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाया जाता है। वाणिज्य मतलब व्यापार करने के लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जिसमें गेहूं है, मक्का है। सामान्य रूप से इसमें उगाई जाने वाली फसलें कहाँ पर उगाई जाती हैं? उत्तर अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। शीतोष्ण घास का मैदान वाणिज्यिक अनाज का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और इसमें देखेंगे अत्यधिक ठंड वर्धन काल में यहाँ पर बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। जो यहाँ पर है ना वाणिज्य अनाज कृषि, वो अधिकांश करके देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में
ये इन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है। और जैसे ही यहाँ पर शीतकालीन आता है तो यहाँ पर फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत अधिक बाधाएं पड़ने लग जाती हैं, क्योंकि ठंडे वाले प्रदेश में शीतकाल के समय में वहाँ पर बर्फ जमने लग जाता है और बर्फ जमने के कारण से कृषि करने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए उस समय वहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। तो साल भर में एक फसल का उत्पादन लिया जाता है। अब देखते हैं इसमें मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और इसमें पशुपालन करने के लिए किया जाता है। मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ, तो इसमें आपका पशुपालन भी आता है और कृषि करना भी आता है। और उसमें देखेंगे अन्य जो भूमि का उपयोग भोजन के चारे एवं फसलें उगाने एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। जो पशुओं के लिए जो चारा उगाया जाता है उसके लिए भी किया जाता है, पशुपालन के लिए भी किया जाता है, तो और अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इसको मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। यह खास करके यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन क्षेत्रों में, दक्षिण अफ्रीका में ये कृषि अधिकांश करके की जाती है जो मिश्रित कृषि होती है। अब देखते हैं हम लोग इसी में देखेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि किसे कहते हैं? जिसको हम रोपण मतलब उसका बीज लगा देते हैं एक जगह में, फिर जब वो पौधा अच्छा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा एक बित्ता का, तो फिर उसको अलग अलग निकाल कर क्या करते हैं, उसको रोप करते हैं, रोपा लगाते हैं, उसको हम रोपण कृषि कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। यहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ पर इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा फसल होता है, जिसमें देखेंगे इसकी मांग भी अन्य राज्यों में अधिक होती है। इसीलिए इसको उत्पादन करने के लिए इसमें पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण यहाँ पर खेतों पर ही या फिर निकट के कारखाने में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल से विकास एवं अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि का मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें देखेंगे मलेशिया है, जिसमें मलेशिया में रबड़ का उत्पादन बहुत अधिक होता है, अफ्रीका में कहवा का उत्पादन बहुत अधिक होता है और भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से चाय का उत्पादन अधिक होता है। ये देखेंगे तो ये क्षेत्र में ये जितनी भी फसलें हैं ये एक जगह स्थायी रूप से होती है, लेकिन इसकी मांग जो होती है वो अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इससे बहुत अधिक आवक प्राप्त होता है। अब देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग हम करते हैं, वो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं जो एक जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चा माल की आपूर्ति करती है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य रूप से होती है। ये देखेंगे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से क्या होते जा रही है, अनाज का मांग भी बहुत अधिक, मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी और आवश्यकताएं बढ़ेगी तो हमको अनाज का उत्पादन भी उसी मात्रा में करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखेंगे विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें फसलों में कृषि पर आधारित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। जैसे कपास का उत्पादन करते हैं तो उससे कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, गन्ना का उत्पादन करते हैं तो उससे शक्कर उद्योग का प्रोत्साहन मिलता है, लकड़ी का उत्पादन होता है तो उससे कागज उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये गेहूँ है, चावल है, मक्का है और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें होती हैं और ये खाद्य फसलें होती हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। जूट और कपास जो रेशेदार फसलें हैं, ये चाय और कहवा मुख्य पेय पदार्थ होते हैं। ये जो होते हैं जूट और कपास तो वस्त्र उद्योग के लिए और उसके लिए उपयोग होता है, लेकिन कहवा और चाय एक पेय पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे चावल।
चावल यह विश्व का प्रमुख खाद्य फसल है। चावल तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ चावल के नाम से प्रसिद्ध है। खाद्य यहाँ पर यह उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में का मुख्य आहार होता है। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो फसल लगाया जाता है चावल, उसकी जलवायु किस प्रकार से होनी चाहिए? चावल का उत्पादन करने के लिए जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान होता है, अधिक आर्द्रता होती है और वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। यह फसल यहाँ पर देखेंगे चिका युक्त जलोढ़ मिट्टी में होता है। जो ये चावल का जो उत्पादन किया जाता है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। उसमें चिपचिपापन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, चिखला हो जाता है, पानी थोड़ा सा गिरता है तो चिखल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। उस प्रकार की मिट्टी में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसमें देखेंगे चीन चावल उत्पादक का प्रमुख उत्पादक देश है, जिसमें उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्रमशः भारत है, जापान है, श्रीलंका है और मिस्र है। अनुकूल जलवायु यहाँ पर जलवायुक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 या 3 बार फसलें ली जाती हैं। ये मुख्य रूप से देखेंगे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन देश कौन सा है? चीन है, और फिर उसके बाद है भारत है, श्रीलंका है और यहाँ पर देखेंगे जापान है। ये क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। और अनुकूल जल वाष्पिक, क्योंकि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे चावल का उत्पादन अधिक होता है। और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में साल भर में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। अब देखते हैं गेहूं के वर्धन काल के माध्यम से यहाँ तापमान, एक वर्षा तथा और समय कर्तन, जिसमें देखेंगे फसल की कटाई, समय कर्तन किसको कहते हैं? फसल की कटाई को कहते हैं, के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित इसमें दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे जैसे ही यहाँ पर धान की फसल कटती है, उसके बाद ठंड आता है, उसमें जनवरी फरवरी के समय में, जब ये नवंबर दिसंबर में जब धान कट जाएगा तो फिर उसके बाद वहाँ पर गेहूं की फसल उगा देते हैं, क्योंकि उस समय जो जलवायु है उसमें तापमान अधिक होने लग जाता है और वर्षा कम, क्योंकि गेहूं की फसल को उत्पादन करने के लिए हमको जब पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर गेहूं उगाते हैं। देखोगे गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और है ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब देखते हैं मिलेट किसे कहते हैं? तो मिलेट का तात्पर्य है कि यहाँ पर मिलेट ऐसा कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यहाँ पर कृषि पर आधारित जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज वाले जो फसल होते हैं, उनको मिलेट कहा जाता है। ये मिलेट क्या है? वे मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा जुताई इसमें बालवी मिट्टी मृदा में उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान में पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो मिलेट है वो क्या है? मोटे अनाज वाले हैं। तो इसमें जहाँ पर उष्ण तापमान होता है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है और इसमें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे क्षेत्र में पंजाब है, हरियाणा है, इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? गेहूं की फसल बहुत अधिक की जाती है या मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जिसमें है ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जिसे कम वर्षा एवं उच्च मध्यम तापमान में पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में ये क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें देखेंगे ये कहाँ पर इस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। नाइजीरिया है, चीन है, नाइजर है, यहाँ पर ये जो देश हैं ये इसके आवश्यक उत्पादक क्षेत्र हैं। अब देखते हैं मक्का क्या है? हमारे क्षेत्र में तो मक्का हम लोग उसको पिसा कर खाते हैं और उसका जैसे
मक्का का दिन आएगा तो उसे भून कर भी खाते हैं। किंतु विदेशों में इसका उत्पादन अनाज को, ये जो मक्का का उत्पादन होता है वो जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा तथा अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में इसका उत्पादन क्षेत्र पाया गया है। देखेंगे मक्का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, अमेरिका में, ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, भारत में, कनाडा में, मैक्सिको में, यहाँ पर अधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं कपास। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा हो वर्षा 200 से 200 अधिक सेंटीमीटर तक के पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। जहाँ जिन क्षेत्रों में कपास की खेती होती है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित क्षेत्र। जो दिन में जो चमकीली धूप होती है, बहुत अधिक तेज धूप होती है, ऐसे क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। यह काली तथा जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील देश तथा मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक क्षेत्र हैं। अब यह देखेंगे, इसमें देखेंगे यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और भारत और बांग्लादेश में उगाई जाती है। आपको पता होगा कि गंगा नदी में जो डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बना हुआ है, वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष का उत्पादन होता है। किंतु उन्हीं क्षेत्र में, पश्चिम बंगाली क्षेत्र में, यहाँ पर कपास की भी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कॉफ़ी जिसको हम पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, उसको हम कॉफ़ी बोलते हैं। ये किससे बनता है और इसका उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु तथा सुअप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसमें देखेंगे यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, गर्म एवं उसमें आर्द्रता होनी चाहिए और सुअप्रवाहित दोमट मिट्टी का होना आवश्यक होता है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर ब्राज़ील में कहुआ सबसे अधिक, विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील है, जहाँ पर कहुआ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है। इसके पश्चात यहाँ पर कोलंबिया और भारत है। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है, फिर उसके बाद कोलंबिया में, फिर भारत इसका उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। अब देखते हैं चाय, जिसको हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम लेते हैं। जब तक आप चाय न पियो तो क्या होता है, हमारे शरीर में फुर्ती नहीं आती, कई लोग का कहना रहता है। तो ये जो चाय का उत्पादन है ये कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए कौन कौन सी जलवायु का होना आवश्यक होता है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे इस कोमल पत्तियों में की वृद्धि के लिए यहाँ ठंडी जलवायु और वर्षा, इसमें समवित रहित ऊर्जा, इसमें उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है, ये फसल जहाँ पर उगाई जाती है वहाँ पर की जलवायु कैसी होती है, ठंडी जलवायु होती है और यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर और ख़ास करके यहाँ देखोगे पहाड़ी के जो ढलानी क्षेत्र है इसमें चाय का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर सुअपवाहित दोमट मिट्टी का और मंद ढाल वाली का होना आवश्यक होता है। इसमें पत्तियों के चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय का पत्ती है जो चाय के बागानों में पत्तियों को चुनना बहुत बड़ी बात होती है और उसको तोड़ने के लिए इसमें बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने फसल के बारे में पढ़ा। गेहूं है, चावल है, मक्का है, कपास है, जूट है, ये कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु में इसका उत्पादन होता है, इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से
अध्ययन करेंगे। और बीच बीच का छोटा छोटा प्रश्न, जैसे उदाहरण के लिए चावल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु का होना आवश्यक है, चावल का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न निकालकर आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और याद करेंगे। आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके पहले आप लोग इस पार्ट का अध्ययन अच्छे से करोगे। थैंक यू।